नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं हीट बजट यानी ऊष्मा बजट की। देखिए, सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है उसको कितना पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है यानी कितना अपने पास रखती है और कितना खर्च करती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारी सरकारें आय व्यय का अपना विवरण बनाती है बजट के रूप में। वैसे ही पृथ्वी सूर्य की कितनी ऊष्मा लेती है, अपने पास रखती है और कितनी खर्च करती है, इसके बारे में जानना ही हमारा मकसद है यहाँ हीट बजट में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य से तरंगे आती हैं या सूर्य से जो विकिरण आता है, रेडिएशन आता है, वो लघु तरंग के रूप में होता है, शॉर्ट वेव्स के रूप में होता है। 0.4 से 0.7 माइक्रोन की लंबाई होती है, जिसे हम कहते हैं दृश्य वर्णक्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे छोटी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है और सबसे लंबी जो होती है वो होती है लाल रंग की। इसके अलावा जो पृथ्वी अपना पार्थिव विकिरण करती है यानी सूर्य की तरंगों को, विकिरण को जब सोखती है, उसके बाद जब रिलीज करती है, छोड़ती है, तो वो पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में जाता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक शब्द लगा है रेडिएशन यानी विकिरण। तो पहले मैं इसको समझा दूं आपको कि रेडिएशन होता क्या है, विकिरण होता क्या है। देखिए, रेडिएशन या विकिरण एक वो विधि होती है जिसके द्वारा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें किसी माध्यम का कोई रोल नहीं होता है और न ही रेडिएशन के द्वारा किसी माध्यम को गर्म किया जाता है या बीच की किसी वस्तु को गर्म किया जाता है। यानी ऐसे समझिए कि सूर्य से जब ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है लघु तरंगों के रूप में, तो ये कहीं पर भी किसी भी चीज को गर्म नहीं कर रही है। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि वो कहीं एब्जॉर्ब न हो जाए। तो चूंकि सूर्य से आने वाली तरंगे लघु तरंग के रूप में होती हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प ये सब उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जबकि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाने वाली यानी कि टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होती है उसको ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के द्वारा किया जाने वाला विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाता है। यह लंबी तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य 10 से 15 माइक्रोन के मध्य होती है। यहां पर एक बात और आप जानिए कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण का आप साइज लेंगे, तो उसमें जो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है आपकी रेडियो वेव्स की, और जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है आपकी कॉस्मिक वेव्स की या कॉस्मिक किरणों की। रेडियो वेव जो कि सबसे लंबी होती है, जस्ट उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स या अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण ही वो विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य पृथ्वी के द्वारा किए जाने वाले पार्थिव विकिरण से मिलती है, यानी 10 से 15 माइक्रोन के बीच की किरणें होती हैं अवरक्त विकिरण। इसीलिए पृथ्वी से किए जाने वाले विकिरण को या पार्थिव विकिरण को हम अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। ठीक, इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हीट बजट के बारे में जानना। देखिए, मान लीजिए कि सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा या ऊष्मा आ रही है, इस जो कि शॉर्ट वेव्स में है। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य से आ रही है मतलब कि वो शॉर्ट वेव में है। तो शॉर्ट वेव यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में जो ऊष्मा सूर्य से आ रही है, अब पृथ्वी उसको कितना एब्जॉर्ब करेगी और कितना वापस करेगी। तो इसके लिए ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में देखिए 100 यूनिट जैसे ही सूर्य के अपने वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर रही है, वैसे ही 6 यूनिट जो है वो वापस मुड़ करके और अंतरिक्ष में चली जा रही है बिना किसी लाग लपेट के। 6 यूनिट जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचे बिना ही उसके वायुमंडल से ही वापस चली जा रही है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो लाल रंग से एरोज बनाए गए हैं वो अंतरिक्ष में ऊष्मा के ह्रास को दिखा रहे हैं, और जो नीले रंग से बनाए गए हैं वो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण को दिखा रहे हैं या उसके वायुमंडल के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण को दिखा रहे हैं। 6 यूनिट बिना किसी प्रभाव के वापस चली गई, कोई प्रभाव नहीं डाली। अब उसके बाद बादल बीच में पड़े, बादल है ना आसमान में, बादल बीच में पड़े, बादलों के द्वारा 27 यूनिट वापस चली गई। बादलों ने इसको क्या किया, अपनी सतह से परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, मोड़ दिया। तो 27 यूनिट अंतरिक्ष में वापस हो गई।
उसके बाद पृथ्वी की सतह से भी 2 यूनिट सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, वो वायुमंडल में कहीं नहीं रुकती हैं। तो ये 2 यूनिट कहां से जाती हैं पृथ्वी की सतह से? जैसे कि जो हिम के क्षेत्र हैं, जहां पर हिम की चादरें बिछी हुई हैं, या जो मरुस्थलीय इलाका है यानी रेतीला इलाका है, चमकीला होता है, और जो हमारे सागरीय सतह है वहां से भी कुछ परावर्तित होती हैं। तो पृथ्वी से 2 यूनिट वापस चली गई। तो टोटल 35 यूनिट, यानी कि जो 6 यूनिट बिना किसी लाग लपेट के वापस गई थी वो, जो 27 यूनिट बादलों ने वापस करी थी वो, और जो 2 यूनिट पृथ्वी ने वापस करी वो, टोटल 35 यूनिट जो सूर्य की ऊष्मा थी वो वापस अंतरिक्ष में लौटा दी गई। तो अब बची हमारे पास टोटल 65 यूनिट। 65 यूनिट या 65 इकाई ऊष्मा हमारे पास अभी बची है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में है। अब इन 65 इकाइयों में से 14 इकाई सीधे सीधे वायुमंडल सोख लेता है, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, सूर्य से जो सीधी किरणें आती हैं उनको ऊपरी वायुमंडल एब्जॉर्ब करने में उतना सक्षम नहीं होता है, लेकिन जो पृथ्वी से लगा हुआ वायुमंडल होता है, यहाँ पर धूल के बड़े बड़े कण और जलवाष्प के बड़े बड़े कण होते हैं। ये उसकी तरंग दैर्ध्य यानी 0.4 से 0.7 माइक्रोन से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। इस वजह से ये जो है सूर्य की लघु तरंग दैर्ध्य को सोखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर यानी पृथ्वी से सटा हुआ जो इलाका है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल में 14 इकाई ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। अब पृथ्वी पर सीधे किरणें जो पहुंचती हैं वो 34 इकाई के रूप में पहुंचती हैं, जो पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, और कुछ स्कैटर हुई रहती हैं किरणें वायुमंडल में इधर उधर फैली, वो 17 इकाई के रूप में पृथ्वी में पहुंच जाती हैं। टोटल पृथ्वी को जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो होती है 51 यूनिट्स, 51 इकाई, यानी कि 49 इकाई ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर एब्जॉर्ब नहीं की गई है। 51 यूनिट एब्जॉर्ब की गई है। यानी इस बजट में आपने देखा कि सूर्य के द्वारा 100 यूनिट ऊष्मा भेजी गई पृथ्वी तक, और पृथ्वी को मिली कितनी? 51 इकाई, जबकि 49 इकाई का लेखा जोखा मैंने आपको बताया। ठीक, तो अब देखिए, अब पृथ्वी जो एब्जॉर्ब करी ऊष्मा को, उस ऊष्मा को पृथ्वी रिलीज करेगी पार्थिव विकिरण के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में, जिसे हम अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। तो अब ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा कि पृथ्वी कैसे ऊष्मा को रिलीज कर रही है। इस डायग्राम में देखिए, पृथ्वी के पास टोटल 51 इकाई ऊष्मा है, यानी कि 51 यूनिट्स ऊष्मा है। सबसे पहले पृथ्वी से 17 इकाई ऊष्मा जो पार्थिव विकिरण के रूप में आएगी, उसमें 17 इकाई ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष को चली जाएगी। इसमें भी लाल रंग के जो निशान हैं वो अंतरिक्ष में ऊष्मा के विकिरण को दिखा रहे हैं, और जो नीले रंग के हैं वो एब्जॉर्प्शन के दिखा रहे हैं, यानी कि जहां पर एब्जॉर्ब या अवशोषित की जा रही है उसको दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 17 इकाई ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में जाती हुई आपको नजर आएगी इस डायग्राम में। उसके बाद आप देखिए कि उसी 17 इकाई वाली लाइन से 6 इकाई ऊष्मा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की गई है। वायुमंडल ने 6 इकाई ऊष्मा को अवशोषित किया। वायुमंडल कैसे अवशोषित करेगा? वायुमंडल में जो कण है, चाहे वो जलवाष्प के हो, चाहे धूल के हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो, चाहे वो ओजोन के रूप में हो, इन्हीं के द्वारा अवशोषण होता है। तो इस पे ज्यादा दिमाग न लगाइए, इस पे सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वायुमंडल में जो निलंबित डस्ट पार्टिकल्स हैं वो, जो आपके जलवाष्प के कण हैं वो, इसमें भी जलवाष्प सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल के पृथ्वी के पार्थिव विकिरण को सोखने में सबसे प्रमुख योगदान, तो वो जलवाष्प का, वाटर वेपर्स का है। ठीक, तो 6 इकाई वायुमंडल में अवशोषित हो गई। 9 इकाई संवहन के द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा अवशोषित की गई। संवहन क्या है, कन्वेक्शन क्या है? पृथ्वी के तल के पास की जो वायु गर्म होती है, यानी तल से जो ऊष्मा उसको मिलती है, जब वो गर्म होती है तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उसको ऊपर ढकेलती है, या उसमें ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती भी है। क्योंकि गर्म हो गई, फैली, हल्की हो गई, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम हो गया, तो वो ऊपर उठेगी। अब वो ऊपर उठते उठते और अपने अंदर ऊष्मा भरती रहती है। तो इसी को जब पूरा एक चेन चलने लगता है नीचे से ऊपर तक हवाओं के गर्म होने का, तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट।
तो संवहन के द्वारा कितनी ऊष्मा यहां पर अवशोषित हो रही है या कन्वेक्शन के द्वारा 9। आप देखेंगे यहां पर नीले रंग से आपको दिखाया गया है +9, तो 9 इकाई ऊष्मा यहां अवशोषित हो गई। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट, जो कि किसी भी, जैसे कि जलवाष्प है कोई, तो अगर वो गैस में परिवर्तित होता है तो अपने अंदर जो वो एब्जॉर्ब करता है, यानी किसी भी एक फॉर्म से, 3 फॉर्म होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब परिवर्तित कोई भी वस्तु होती है तो अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करती है। उसके अंदर एक लेटेंट हीट उस फॉर्म को बनाए रखने के लिए मौजूद होती है। तो लेटेंट हीट यहां पे कितना एब्जॉर्ब कर रही है, या गुप्त ऊष्मा कितना एब्जॉर्ब कर रही है, 19 इकाई, टोटल 19 इकाई। अब देखिए पृथ्वी के सतह पर देखिए, वहां पर -23, -9 एंड -19 आपको लिखा दिखेगा। -23 + 9 + 19, ये जो 23, 9 और 19 है, इनको आप जब जोड़ेंगे तो आपको टोटल इकाई मिलेगी, यूनिट मिलेगी 51। यानी जो पृथ्वी ने 51 इकाई ली थी, 51 यूनिट लिया था, उसे उसने पूरा का पूरा वापस कर दिया, उसने थोड़ा भी अपने पास नहीं रखा। ठीक, अब ऊपर देखिए -48 यूनिट वापस जाती आपको दिखाई देंगी इस डायग्राम में। इसमें जो 34 इकाई वायुमंडल ने अपने पास रखी थी वो है, और जो 14 इकाई सूर्य से सीधे आई थी, यानी सूर्य की किरणों के द्वारा जो सीधे आई थी लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया था, जो 14 यूनिट को, वो है। तो वो 14 यूनिट और 34 यूनिट, अरे भाई उसमें 14 यूनिट जो एब्जॉर्ब किया था वायुमंडल ने, 65 यूनिट बचा था ना, 35 यूनिट सूर्य से सीधे सीधे परिवर्तित हो गया था, सूर्य की लघु तरंगे आई, 35 यूनिट तो सीधे सीधे परिवर्तित हो गया। उसके बाद 65 यूनिट बचा था, तो 65 यूनिट में से 14 यूनिट वायुमंडल ने अपने पास एब्जॉर्ब किया और 51 यूनिट पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया था। तो वो जो 14 यूनिट लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में एब्जॉर्ब किया था ना, वो अब इन दीर्घ तरंगदैर्घ्यों के रूप में जो जा रही है तरंगे, इनके साथ मिल करके ये भी वापस चली जाएंगी अंतरिक्ष में। यानी 14 इकाई जो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आई थी वो, और 34 इकाई जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में है वो, ये दोनों की दोनों वापस 48 इकाई के रूप में अंतरिक्ष में चली जाएंगी। तो अब आप देखेंगे कि 51 इकाई पृथ्वी ने लिया था और 51 इकाई पूरा का पूरा वापस कर दिया। यही है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी में एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि जो पार्थिव विकिरण होता है जब सूर्य की तरंगे यानी कि लघु तरंगे जब तक आती हैं तभी तक होता है, यानी कि जब तक दिन रहती है, सूर्य की गर्मी प्राप्त होती है, तब नहीं होता है। जैसे ही रात होती है तो पार्थिव विकिरण होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का ये ऐसा सोचना है, मानना है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्थिव विकिरण 24 आवर्स होता है। पृथ्वी अपनी ऊष्मा रिलीज करती रहती है। हाँ, रात में ये ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि रात के समय में सूर्य की ऊष्मा हमें प्राप्त नहीं होती है, तो पृथ्वी की ऊष्मा हमें समझ में आने लगती है। ठीक, इसीलिए आप देखेंगे मरुस्थलों में कि दिन के समय तापमान इतना ऊंचा होता है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, और रात में वहां रजाई ओढ़नी पड़ जाती है, यानी इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो ये होता है पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से। इसका एक कारण और है कि मरुस्थलों में आसमान में बादल नहीं होते हैं जो कि इस पार्थिव विकिरण को रोक करके और वहां पर एक कंबल का काम करें या एक हरित गृह प्रभाव बनाए। तो इसलिए जो मरुस्थल है वहां पर रात में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडियों के महीने में लोग पूरब दिशा से ही सूर्य उदित होता है, तो पूरब दिशा में दीवार के किनारे बैठ करके और धूप लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो सीधी तरंगे आती हैं वो हमारे शरीर को उतना गर्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी जो वेव होती है वो शॉर्ट होती है, लघु तरंग होती है। लेकिन जैसे ही वो वेव दीवार से टकराएगी और दीवार से वापस मुड़ करके हमारे पास आएगी, तो वो एक क्या बन जाएगी? इंफ्रारेड रेज बन जाएगी, यानी कि वो ऊष्मा की किरण बन जाएगी। तो वो ऊष्मा की किरण हमें गर्मी प्रदान करेगी। ठीक है, इंफ्रारेड रेज ऊष्मा की किरण के रूप में ही जानी जाती हैं। और जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है वो क्या कहलाता है? अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेज। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको हीट बजट मैं समझा पाया होऊंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो,
आप व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पर कमेंट के द्वारा आपको जहां पर अच्छा लगे आप मुझे बताना चाहें, आप जरूर बताएं। मैं उस पर आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।